Hello everyone, this is Shrim Srivastav and today I'm going to teach you all a topic from class 11 biology. The name of the topic is thymus gland and adrenal gland and it is included in the chapter chemical control and coordination. ये लेक्चर 6 है. इसके पहले के 5 लेक्चर्स में मैंने इस चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स और बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाया हुआ है. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं. बट अभी हम थाइमस ग्लैंड को पढ़ने वाले हैं, तो आइए थाइमस ग्लैंड की स्टार्टिंग करते हैं. थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा इसका स्ट्रक्चर या थोड़ा इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि थाइमस ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है. तो जो थाइमस ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड ये जो हमारे दो लंग्स है, हमारी बॉडी में दो लंग्स पाए जाते हैं. इन दो लंग्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मीडिया स्टाइनल स्पेस. उसको क्या बोलते हैं? मीडिया मीडिया स्टाइनल मीडिया स्टाइनल स्पेस. ये हमारी मीडिया स्टाइनल स्पेस कहाँ प्रेजेंट है? जो दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं मीडिया स्टाइनल स्पेस. इसी मीडिया स्टाइनल स्पेस में ऊपर की तरफ स्टर्नम के बगल में बिहाइंड द स्टर्नम वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा पे हमारी थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है. कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है. कहाँ इसकी अगर प्रॉपर लोकेशन लिखी जाए कि लोकेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड क्या क्या होती है, तो हम लिखेंगे इट इज प्रेजेंट in mediastinal या जिसे लिख सकते हैं कि बिटवीन लंग्स के जो बीच की जो स्पेस है बिटवीन मेरे इट हियर बिटवीन लंग्स ये प्रेजेंट होती है. मीडियास्टाइनल स्पेस में ये प्रेजेंट होती है बिहाइंड द स्टर्नम behind the sternum on the end on the ventral side of ventral and on the just give me a second and on the ventral side of aorta. अयोटा के वेंट्रल साइड में, अयोटा के वेंट्रल साइड मतलब जो हम पीछे के रीजन में जाके देखते हैं तब ये पीछे की रीजन में हमें थाइमस ग्लैंड दिखाई देती है. और ये जो थाइमस ग्लैंड है ये स्टर्नम के पीछे, स्टर्नम मैंने गलत लिख दिया है, स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होती है, बिहाइंड में प्रेजेंट होती है. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बाइलोब्ड ग्लैंड है. कैसी ग्लैंड है? बाइलोब्ड ग्लैंड है. बाइलोब्ड का मतलब इसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं. ऐसे ऐसा करता हुआ एक ये लोब और ये ऐसा करता हुआ एक ये लोब. ऐसे ये बाइलोब्ड ग्लैंड है और ये यहाँ पे जाके आपस में मिल जाती है, मतलब इसमें ज्यादा डिवीजन नहीं होता है. इसको हम बोलेंगे लेफ्ट लोब है ये हमारा, और इसको हम बोलेंगे ये हमारा राइट लोब. राइट लोब ऑफ, ये है राइट लोब और ये है लेफ्ट लोब. और हमारी जो थाइमस ग्लैंड होती है, वो जो थाइमस ग्लैंड होती है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है. क्या होती है? एंडोडर्मल इन ओरिजिन. अब ये तो हमारे स्ट्रक्चर की बात हो गई कि हमारे ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थाइमस ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है. अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में. हम आपको पता चल गया कि ये मीडियास्टाइनल स्पेस है एंड ये हमारी थाइमस ग्लैंड, ये हमारी थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है. अब हम आगे बात करते हैं कि थाइमस ग्लैंड्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. तो नाउ वी विल टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ थाइमस ग्लैंड. ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है? थाइमस ग्लैंड जो होती है वो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि जो हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं. एक होती है बी लिम्फोसाइट सेल्स में, लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में दो टाइप की लिम्फोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है. एक होती है बी सेल्स या जिसे हम बोलेंगे बी लिम्फोसाइट सेल्स. एक होती है टी सेल्स या जिसे हम बोलेंगे टी लिम्फोसाइट सेल्स. तो ये जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, इनका जो मैच्योरेशन होता है, इसका जो मैच्योरेशन का काम है, वो मैच्योरेशन ये थाइमस में होता है. इसका मैच्योरेशन कहाँ होता है? थाइमस में. लेकिन ये बनती कहाँ है? ये बोन मैरो में बनती है और इसका मैच्योरेशन थाइमस में होता है. तो इस प्रकार ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज्यादा इसके डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जो थाइमस ग्लैंड होती है बर्थ के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये बहुत बड़ी होती है. ये लार्जेस्ट अमाउंट में होती है, लार्जेस्ट साइज में होती है. लेकिन जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है, उस एजिंग के साथ साथ ये इसके साइज रिड्यूस करता जाता है. और जब हम प्यूबर्टी के पास पहुंचते हैं तो वो हमारी बहुत ही छोटी या बहुत ही
बहुत ही स्मॉल साइज की हो जाती है। एज अ रिजल्ट उसमें जो क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कर रही है, तो हमारे जैसे जैसे एजिंग होगी इसका साइज कम होगा। जब साइज कम होगा तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इम्यून रिस्पॉन्स भी वीक होता चला जाता है इन विद रिस्पेक्ट टू जैसा हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बर्थ के टाइम पे होता है। इसकी वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स प्यूबर्टी के बाद होगा वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ये बहुत ही ज्यादा लार्ज साइज की होती है, बट जैसे जैसे हमारे पास प्यूबर्टी हिट करती है हमें, वैसे इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ग्रेजुअली वीक होता चला जाता है। अब ये जो हमारी थाइमस ग्लैंड है वो एक हार्मोन सीक्रेट करती है। और कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? थाइमस जो ग्लैंड है, ये हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट थाइमस ग्लैंड है वो हार्मोन सीक्रेट करती है, उसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन या थायमिन हार्मोन। थायमिन हार्मोन हार्मोन ये जो थाइमोसिन या थायमिन हार्मोन है, ये टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट सेल्स के मैच्योरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो मैच्योरेशन कराएगा, किसका कराएगा? मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट सेल्स का ये मैच्योरेशन कराएगा। और ये जब हमारी लिम्फोसाइट सेल्स मैच्योर होंगी तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बढ़ेंगी। एंटीबॉडीज बढ़ेंगी तो जब हमारा जब कोई फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो उसको मारने के लिए ये एंटीबॉडी जाएंगी और एंटीजन को मार देंगी। तो ये एंटीबॉडी की जो हमारी सेल्स में नंबर है, ब्लड में नंबर है, उसको बढ़ाती है। तो ये क्या इसकी वजह से कौन सी इम्यूनिटी हमारे पास आती है? इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास इम्यूनिटी, आपको पता होगा इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम बोल सकते हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी। सेल्यूलर इम्यूनिटी तो हमारी बॉडी में जो थाइमस है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है, सेल्यूलर इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है। और ये ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी इसको भी प्रमोट करने का काम करेगी, इसके जिससे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में ज्यादा हो और ह्यूमरल इम्यूनिटी भी इंक्रीज हो। लेकिन इसका जो मेन टारगेटेड जो इम्यूनिटी है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ये ज्यादा टारगेट करती है और प्रॉपर इसको बढ़ाने का काम करती है। इसलिए हम थाइमस को थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। इसलिए इसको थाइमस क्या कहलाती है? थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी कहलाती है। या एक वर्ड और आता है इसको, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। टी लिम्फोसाइट्स, इसलिए इसको ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ये दो वर्ड से जाना जाता है। जो थाइमस ग्लैंड्स होती है वो लिम्फेटिक ऑर्गन्स, जैसे कि जब हमारे जो टी सेल्स मैच्योर हो जाती हैं तो ये टी सेल्स मैच्योर होके कहाँ पे जाती हैं? ये टी सेल्स मैच्योर होके हमारे स्प्लीन के पास जाएंगी। जैसे टी सेल्स हमारी बनी बोन मैरो में, हमारे टी सेल्स बनी बोन मैरो में, इसका प्रोडक्शन हुआ। बोन मैरो के बाद ये गई थाइमस में। थाइमस में इसका क्या हुआ? टी सेल्स का मैच्योरेशन होगा थाइमस में इसका मैच्योरेशन होगा। और ये स्टोर किसके पास हो जाएंगी? ये स्टोर होंगी स्प्लीन के पास, ये स्टोर होंगी लिम्फ नोड के पास या लिम्फेटिक वेसल्स के पास, लिम्फेटिक ऑर्गन्स के पास। और एक और है पेयर्स पैचेस, इनके पास जाके हमारी जो टी सेल्स है वो स्टोर हो जाएंगी। तो टी सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है वो बोन मैरो होता है। टी सेल्स मैच्योर होंगी थाइमस में और टी सेल्स स्टोर हो जाएंगी जाके, ताकि इनको फर्दर यूज के लिए यूज किया जा सके। वो स्टोर होंगी स्प्लीन, लिम्फेटिक ऑर्गन और पेयर्स पैचेस में, यहाँ पे ये जाके स्टोर हो जाएंगी। तो ये ओवरऑल था थाइमस ग्लैंड के बारे में, कि थाइमस ग्लैंड के बारे में आपको इतना ही जानना है कि थाइमस ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है और इसका कहाँ लोकेटेड होती है और इसको क्या क्या बोलते हैं, ये कौन सी बाइलोब ग्लैंड है, ये एंडोडर्मल होती है ओरिजिन में, कहाँ पे लोकेटेड होती है? बिहाइंड द स्टर्नम ऑफ
बिहाइंड द स्टर्नम एंड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा में ये मीडियस्टाइनल स्पेस, ये जिसे बोलेंगे बिटवीन दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है वहां पे थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब हम आगे आज बात करेंगे, पहली ग्लैंड हमने पढ़ ली थाइमस ग्लैंड, अब हम और आगे बात करेंगे जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के बारे में हमें और आज इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड क्या होती है? जब हम किडनी की स्ट्रक्चर देखते हैं तो किडनी के ऊपर हमें एक ऐसे ट्राइंगल के रूप में एक ग्लैंड रखी हुई मिलती है, ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड होती है। जो एड्रीनल ग्लैंड होती है वो किडनी के ऊपर रखी हुई मिलती है, इसलिए इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुप्रा सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल क्यों? सुप्रा मतलब ऊपर रखी हुई है, रीनल रीनल किडनी का एक और नेम है, किडनी को रीनल कैप्सूल या रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो रीनल ग्लैंड के ऊपर रखी हुई है इसलिए इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। इट इज फाउंड ऑन द हेड एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ बोथ ऑफ द किडनीज। किसके ऊपर है? ये एंटीरियर पोर्शन में है। एड्रीनल ग्लैंड एंटीरियर पोर्शन ऑफ किडनी के पास प्रेजेंट होती है। एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी में हमारी एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ये हमारी जो एड्रीनल ग्लैंड है वो बहुत सारे हार्मोन्स बनाती है, लेकिन पहले जानते हैं कि ये ओरिजिन में क्या होती है। ये ओरिजिन में एक्टोमीजोडर्मल होती है। एक्टोमीजोडर्मल। एक्टोमीजोडर्मल कैसे? क्योंकि एक इसका पार्ट एक्टोडर्मल से बना होता है, दूसरा पार्ट मीजोडर्मल से बना होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन से ये बनी होती है। और क्या होता है कि ये जो पूरी की पूरी ग्लैंड है ये फाइब्रस कैप्सूल से कवर्ड होती है। किससे कवर्ड होती है? कवर्ड बाय, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कवर्ड बाय फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस कैप्सूल, टिश्यू फाइब्रस कैप्सूल से पूरी की पूरी ग्लैंड कवर्ड होती है। और इस ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो आउटर पार्ट होता है, ये जो आउटर पार्ट है ये हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स है। ये जो आउटर पार्ट है, ये जो आउटर पार्ट है ये हमको क्या दिख रहा है? एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये जो हमें पार्ट दिख रहा है प्रॉपर पूरा, ये हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट है। और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये एड्रीनल मेडुला है। तो अगर हम इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं तो हम ऐसे स्ट्रक्चर्स में इसको देख सकते हैं कि ये हमारा किडनी, ये हमारा एड्रीनल ग्लैंड का, यहाँ पे मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, तो ये हमारा कॉर्टेक्स पार्ट है। और ये इसके अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे मेडुला। क्या बोलेंगे हम उसे? मेडुला। तो एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट आए, जो बाहर वाला पार्ट है, ये आउटर पोर्शन है, उसे हम बोलेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट है उसे हम बोलते हैं एड्रीनल मेडुला। जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन होता है वो एड्रीनल ग्लैंड का 80 to 90% पार्ट बनाता है, मतलब मेजर अमाउंट में हमारे पास कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। जबकि जो मेडुला होता है वो 10 to 20% ही बनाता है, बहुत कम पार्ट ही बनाता है। जो मेजर पोर्शन बनाता है वो कॉर्टेक्स बनाता है। और ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ये मीजोडर्मिस से बना होता है, मीजोडर्म से बना होता है। मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से कॉर्टेक्स बनता है, मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से कॉर्टेक्स बनता है। और जबकि जो मेडुला होता है वो एक्टोडर्मिस से बना होता है। न्यूरल एक्टोडर्म जिसे प्रॉपर बोलेंगे, वो एम्ब्रियो के एक्टोडर्मल से बना होता है। तो आइए अब हम सबसे पहले इसकी जो दोनों पार्ट है उनका डीप वर्जन में उसकी पढ़ाई कर लेते हैं। तो हम पहले लगाएंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स। अगर हम एड्रीनल कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर देखें तो मैंने शायद इसके ऊपर इसकी इमेज ली हुई है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मैंने इसकी इमेज ऊपर ली हुई थी। इसका स्ट्रक्चर ये है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर से मैं बना लेती हूँ। पहली लेयर, एंड देन सेकंड लेयर हमारी ये, एंड ये हो गई हमारी थर्ड लेयर। दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकंड लेयर एंड दिस थर्ड लेयर। और इसके अंदर हमारा प्रेजेंट होगा एड्रीनल मेडुला। इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होगा? एड्रीनल मेडुला। और ये जो प्रॉपर पूरा पार्ट है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स बनाएगा। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स की सबसे बाहरी वाली लेयर होती है वो जो रीजन बनाती है उसे हम बोलते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा।
zona. Just give me a minute. Let me erase this. Zona glomerulosa. इसके अंदर जो लेयर प्रेजेंट होती है जोना ग्लोमेरुलोसा से, उसको हम बोलते हैं जोना फेसिक्यूलेटा. और उसके अंदर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट है. जोना रेटिकुलरिस. और ये तीनों जो रीजन्स होते हैं वो अपने अपने रीजन्स में अपने अपने हार्मोन्स को बनाते हैं. सबसे ऊपर हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट है. फाइब्रस कैप्सूल के बाहर इसको हम अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे फाइब्रस कैप्सूल का, ये हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल की लेयर है. ये सबसे बाहर हमें फाइब्रस कैप्सूल की लेयर देखने को मिल जाएगी. ये इसको हम मेंशन करके रख सकते हैं. दिस इज फाइब्रस कैप्सूल. सबसे बाहर फाइब्रस कैप्सूल की लेयर है. उसके अंदर सबसे पहली जो लेयर मिलेगी, आप इसको न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं, GFR. सबसे बाहर कौन सी है? जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर जोना फेसिकुलेटा, देन जोना रेटिकुलरिस. ये 3 जोन आपको देखने को मिलते हैं. और जो ये तीनों जोन्स होते हैं, इन तीनों जोन से एक डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है. लेकिन एड्रीनल ग्लैंड्स जितने भी हार्मोन्स बनाती है वो सारे के सारे हार्मोन्स स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं. वो सारे के सारे हार्मोन्स कैसे होते हैं? स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं. स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, वो सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाती है. जो आउटर जोन है इसको हम बोल सकते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, या इसको हम लिख सकते हैं आउटर जोन. ये बनाती है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड. ये मेनली किसका सीक्रेशन करेगी? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का सीक्रेशन करेगी. इसके बारे में भी आपको पढ़ाऊंगी. फिर ये जो मिडिल जोन है इसको जोना फेसिकुलेटा को और क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं मिडिल जोन, क्योंकि ये मिडिल पार्ट में प्रेजेंट है. मिडिल जोन ये कौन सा सीक्रेशन बनाएगी? ये सीक्रेट करेगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ये क्या सीक्रेट करेगी? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. और ये जो इनर जोन है, या जिसे हम बोलेंगे जोना रेटिकुलरिस, ये जो इनर जोन है ये सीक्रेट करती है सेक्स हार्मोन्स. ये सीक्रेट क्या करती है? सेक्स हार्मोन्स को ये सीक्रेट करती है. इस जो रीजन की सेल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा, ये इसमें जो उनकी लेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है. सबसे ज्यादा लॉन्ग नेटवर्क बनाती है वो इन जोना रेटिकुलरिस की सेल्स बनाती हैं. और ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सीक्रेट करती हैं सेक्स हार्मोन को. किसको सीक्रेट करती है? सेक्स हार्मोन को. तो आइए अब स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होती है इससे 40 to 50 हार्मोन सीक्रेट होते हैं. ये जो प्रॉपर पूरी हमारी एड्रीनल कॉर्टेक्स है, एड्रीनल कॉर्टेक्स या एड्रीना मेडुला, ये कुल मिला के 40 से 50 हार्मोन्स हमारे बनाती है, 40 to 50 हार्मोन्स बनाती है. लेकिन उनमें से केवल 7 to 8 हार्मोन्स ही एक्टिव होते हैं, बाकी के सारे एक्टिव नहीं होती. बनाती है 40 to 50 हार्मोन्स है, बट एक्टिव उसमें 7 to 8 हार्मोन्स ही हो पाते हैं. और इन सारे हार्मोन्स, इनको स्टेरॉयडल हार्मोन्स क्यों बोलते हैं, इसका एक और आप डिटेल वर्जन देखें तो अब मैं आपको बताऊं कि जो इनको हम स्टेरॉयड हार्मोन्स बोलेंगे, स्टेरॉयड हार्मोन्स. और इन सारे हार्मोन्स का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, स्टेरॉयड हार्मोन्स का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब बेसिक जो कंपाउंड है जिससे ये मिलकर बनता है, वो हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल होता है. कोलेस्ट्रॉल हमारी ये जो स्टेरॉयड हार्मोन्स है इनका ये बेसिक पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है. और इसी वजह से इनको कॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स. क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, इसलिए स्टेरॉयडल हार्मोन्स को हम कॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं. ठीक है, इसलिए वजह से इनका जो नेचर होता है वो स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं. जो अब हमें सबसे पहले जो पढ़ना है, हमारी ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, एड्रीनल कॉर्टेक्स में जो ग्लोमेरुलोसा पार्ट है, एड्रीनल ग्लोमेरुलोसा, उससे जो हार्मोन निकल रहा था उसका नाम था मिनरेलोकॉर्टिकॉइड. क्या नाम था? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड. जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है इसके बारे में हमें पढ़ना है. फिर जो फेसिकुलेटा है उससे कौन सा हार्मोन निकल रहा था? उससे हार्मोन निकल रहा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. और थर्ड कौन सी थी? रेटिकुलरिस. रेटिकुलरिस से कौन सा हार्मोन निकल रहे थे? रेटिकुलरिस से निकल रहे थे सेक्स हार्मोन्स. अब सबसे पहले पढ़ते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के बारे में कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड किस बला का नाम है. तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन होता है हमारा, वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के से रिलेटेड होता है. किसके से रिलेटेड होता है? वाटर एंड
इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस से रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से, जैसे सोडियम हुआ, जैसे पोटेशियम हुआ, जैसे क्लोरीन हुआ, ये हमारे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इनके मेंटेनेंस में हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड हेल्प करते हैं। इन मिनरलोकॉर्टिकॉइड में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है एल्डोस्टेरोन। वो हार्मोन का नाम क्या है, वो है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के बारे में हमें पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हमें पढ़ना है। एल्डोस्टेरोन, इसको बोलते हैं सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं, रिटेनिंग सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन हार्मोन जो एल्डोस्टेरोन होता है, ये जिसे हम सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन बोलते हैं, ये मेनली एक्ट करता है जो हमारी किडनीज की नेफ्रॉन्स का अगर पार्ट देखिए, किडनीज की यूनिट है नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन्स में जो डीसीटी होती है और कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट, इस पे ये मेनली एक्टिवेट होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हमारी बोमन्स कैप्सूला है, ये हमारा ग्लोमेरुलोसा बोमन्स कैप्सूला, ये आया पीसीटी, पीसीटी के बाद आएगा ये हेनलेज लूप, हेनलेज लूप के बाद ये आएगा डीसीटी, ये आएगा डीसीटी, और ये बाद में जाके किस पे खुलेगा, ये खुलेगा कलेक्टिंग डक्ट पे। तो ये जो हमारा डीसीटी वाला पोर्शन है, ये डीसीटी वाला पोर्शन और ये कलेक्टिंग डक्ट वाला पोर्शन है, इस पोर्शन पे एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है। और ये मेनली यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये जो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनको मिला के क्या बोलते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो हमारे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल पे जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसको स्टिमुलेट कर देता है, जिससे सोडियम का और क्लोरीन का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है। ये क्या होगा, मैं अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो ये जो हमारी डीसीटी है, डीसीटी मेनली क्या करेगा, डीसीटी के पास जाएगा और डीसीटी से कहेगा जो उसके पास सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप है, इस सोडियम पोटेशियम पंप को ये एक्टिवेट कर देगा, स्टिमुलेट करेगा या एक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या होगा कि जो यूरिन हमारी कंसंट्रेटेड होके जा रही थी उसमें से ये सोडियम और क्लोरीन का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, रीअब्जॉर्प्शन इसको बढ़ा देगा, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो यूरिन से सोडियम और क्लोरीन की जो कंसिस्टेंसी थी वो कम हो गई। अब यूरिन में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, अगर हमारे सोडियम और क्लोरीन चले गए तो यूरिन में बढ़ जाएगी पोटेशियम की मात्रा, और यूरिन में फॉस्फेट आयंस PO4 नेगेटिव जो आयंस है, इसमें ये यूरिन में इनकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये एल्डोस्टेरोन हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट की जो मेंटेनेंस है उसको ये हेल्प करता है। और ये बॉडी की फ्लूइड वॉल्यूम को बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है। बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाएगा, और पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस है उसकी कंसेंट्रेशन यूरिन में बढ़ जाएगी। तो जो एल्डोस्टेरोन है वो इस प्रकार से बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। इसको मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को भी ये क्या करता है, इन तीनों काम को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। तो हमें क्या याद रखना है कि जो हमारा एल्डोस्टेरोन है वो कहाँ कहाँ एक्ट करता है, वो डीसीटी पे एक्ट करता है और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है। ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या करेगा, सोडियम और क्लोरीन की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, और पोटेशियम और PO4 की, जिससे कंसंट्रेशन यूरिन में बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को ये क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। अब अगर इसी में एक डिसऑर्डर आता है कि अगर हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरोन कम हो जाए, अगर हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरोन की जो कंसंट्रेशन थी अगर वो कम हो गई, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा जो लास्ट में हमने आपको पॉइंट बताया कि जो हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, जिसकी वजह से एक डिसीज होगी जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या होगी, उसकी वजह से हाइपोटेंशन, और हमारी बॉडी में जो सोडियम और क्लोरीन की जो कंसेंट्रेशन है वो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में डिसबैलेंस कर जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, हमको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। सेकंड बात, ये तो हो गई प्रॉपर हमारी मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाली बात। सेकंड हमको पढ़ना है कौन सा, सेकंड हमें पढ़ना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होता है? कॉर्टिकॉइड तो पता चल गया कि कॉर्टिकॉइड स्टेरॉयडल हार्मोन है, स्टेरॉइड का पार्ट हुआ है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब हुआ कि जो जिसमें ग्लूकोज इन्वॉल्व है। तो इसका क्या होगा कि ये इसके जो सीक्रेशंस हैं वो मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया था जब हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाई होगी, तो एक हार्मोन पढ़ाया था ACTH। आप में से कोई लोग इसकी कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म लिख के मेरे को बता सकते हैं क्या होती है? इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ACTH फिलहाल मैं बता देती हूँ। ACTH की फुल फॉर्म होती है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन या कॉर्टिकोट्रोपाइन हार्मोन। ये क्या करता था? ये जो मेन इफेक्ट करता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पे इफेक्ट करता है और उसको मेंटेन करने का, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। इस हार्मोन के अंदर जो हमें मेन एग्जांपल पढ़ना है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए कॉर्टिसोल के बारे में क्या पढ़ सकते हैं हम। कॉर्टिसोल के बारे में अगर हम देखें तो कॉर्टिसोल एक हमारा लाइफ सेविंग हार्मोन है। क्या है ये? लाइफ सेविंग हार्मोन। लाइफ सेविंग हार्मोन इसको क्यों बोलते हैं? इसके बहुत सारे फंक्शंस आते हैं जो हमें लाइफ डेथ सिचुएशंस में बचाने का काम करते हैं, इसलिए इसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। इस हार्मोन का सबसे पहला इफेक्ट क्या देखने को मिलता है कि ये हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। मेटाबॉलिज्म पे कैसे इफेक्ट करेगा? मेटाबॉलिक इफेक्ट। इसका क्या आएगा? मेटाबॉलिक इफेक्ट। ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे कैसे इफेक्ट करेगा? हमारी बॉडी में जो तीन मेन पार्ट्स हैं, पहला है फैट, दूसरा प्रोटीन एंड थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट। हमारी बॉडी में तीन ये मेन पार्ट्स होते हैं जिनका हमारी बॉडी को मेटाबॉलिज्म करना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये क्या करता है कि ये फैट के पास जाता है और इसमें लिपोलाइसिस को बढ़ा देता है। लिपोलाइसिस को, जो कॉर्टिसोल है वो लिपोलाइसिस को बढ़ा देता है। अब आप लोग पूछेंगे कि लिपोलाइसिस क्या होता है? लिपोलाइसिस की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो फैट सेल्स होती हैं, फैट सेल्स में ब्रेकडाउन होता है और फैट सेल्स ब्रेकडाउन होता है और फैट सेल्स तोड़कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाती हैं। ग्लिसरॉल में चेंज हो जाती हैं, जिससे क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। इसलिए, और जिससे एनर्जी निकलती है और जिससे ब्लड में जो शुगर लेवल है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है, इसलिए इसको हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। इसके पहले भी मैंने आपको एक हार्मोन पढ़ाया था जो हाइपरग्लाइसेमिक होता है नेचर में। आप वो मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि वो कौन सा हार्मोन था जिसके जस्ट पहले मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, जो एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। फिलहाल टॉपिक पे वापस आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो फैट का मेटाबॉलिज्म है उसमें कॉर्टिसोल कैसे इफेक्ट करता है? उसकी लिपोलाइसिस को ये इंक्रीज कर देता है, उसकी लिपोलाइसिस को बढ़ा देता है। लिपोलाइसिस मतलब क्या? लिपोलाइसिस मतलब लिपो मतलब होता है लिपिड या फैट, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो फैट सेल्स की ब्रेकडाउन से जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम बोलते हैं लिपोलाइसिस। सेकेंड वन इज कि ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में कैसे इफेक्ट करता है? ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में ऐसे इफेक्ट करता है कि ये प्रोटियोलाइसिस लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, प्रोटियो मतलब प्रोटीन का, प्रोटीन के ब्रेकडाउन को बढ़ा देता है, स्टिमुलेट कर देता है, और सेलुलर अपटेक, जो सेल्स ले रही थी अमाइनो एसिड का, उसको इनहिबिट कर देता है। तो इनहिबिट्स, क्या इनहिबिट्स करेगा? इनहिबिट्स सेलुलर अपटेक, सेलुलर अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड किसकी यूनिट होती है? प्रोटीन की यूनिट्स होती हैं। तो प्रोटीन को सेल्स में आने से रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। और क्या इनहिबिट करेगा कि ये यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड को यूज होने से, यूटिलाइजेशन मतलब अमाइनो एसिड को यूज होने से मना कर देगा, कि अमाइनो एसिड को यूज नहीं होने देगा। और सेलुलर अपटेक भी इसका रोक देगा, सेल्स में भी अमाइनो एसिड को जाने से रोक देगा। तो ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन को बढ़ा देता है कॉर्टिसोल। और ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालता है। कार्बोहाइड्रेट में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या हुआ? पहले तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में सोचते हैं। ग्लूकोज का, नियो विदाउट शुगर वाले जो नॉन शुगर पार्टिकल्स हैं उसके ब्रेकडाउन से, जेनेसिस मतलब जनरेट करना। तो जब प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ग्लूकोज को हम बनाएंगे नॉन शुगर मॉलिक्यूल से। किससे? नॉन शुगर, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो शुगर्स नहीं है। कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स जो शुगर नहीं हो सकते हैं?
जैसे कि अमाइनो एसिड से, अगर ये अमाइनो एसिड से बना सकता है, ये इसी को कोलेस्ट्रॉल से बना, ग्लिसरॉल से बना सकता है, ये इसी को लैक्टेट से बना सकता है। इन सारे सब्सटेंस का यूज करके जब ग्लूकोज बनाई जाती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड में जो शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है, इसलिए इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, ये तो था कि इसका मेटाबॉलिज्म में क्या इफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि और इसके इफेक्ट्स क्या क्या हमको देखने को मिलते हैं मेटाबॉलिक इफेक्ट के अलावा। मेटाबॉलिक इफेक्ट के अलावा कॉर्टिसोल जो है वो एक एंटी इंफ्लामेटरी सब्सटेंस है। वो क्या है, एंटी इंफ्लामेटरी, इंफ्लामेटरी। एंटी इंफ्लामेटरी का क्या मतलब हुआ, एंटी इंफ्लामेटरी का मतलब हुआ कि ये डब्ल्यूबीसी और कोलेजन फाइबर्स को के एक्शंस को प्रिवेंट करेगा, कुछ सेल्स को मारने से या सेल के इसके जो एक्शंस है प्रिवेंट करेगा, इसको प्रिवेंट एक्शंस, इनके एक्शंस को होने से रोक देगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारे जो इम्यूनिटी में अगर आप बात करें तो एंटी इंफ्लेमेटरी हुआ, ये इम्यूनिटी में डब्ल्यूबीसी और कोलेजन फाइबर्स को एक्शन करने से रोक देगा। इसका यूज क्या हुआ, इसका हमारी बॉडी में यूज क्या हुआ, इसका यूज होगा जितने भी हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हुआ है, उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी की खुद की डब्ल्यूबीसी खुद ही की बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगती है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स जो ऑटो इम्यून होते हैं उसमें कॉर्टिसोल का यूज किया जाता है। और ऐसे डिसऑर्डर्स की आप दो नाम बता सकते हैं मुझे, फिलहाल मैं बताती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ऐसे डिसऑर्डर जैसे हमें सबसे पहले अर्थराइटिस देखने को मिलता है, अर्थराइटिस, या जिसे हम बोल सकते हैं र्यूमेटिज्म, र्यूमेटिज्म, ये हमें देखने को मिलता है। और ओडीमा एक डिजीज है, ओएडीमा, ये हमें देखने को मिलती है। ऑटो इम्यून जो दोनों डिसीजेज हैं, इसमें ये डब्ल्यूबीसी और कोलेजन फाइबर्स के एक्शंस को प्रिवेंट करेगा, जिससे ये हमें ऑटो इम्यून में भी हेल्प करेगा। दूसरा होता है कि जो हार्मोन होता है हमारा, वो इम्यूनो सप्रेसिव भी होता है, इम्यूनो सप्रेसिव, इम्यूनो सप्रेसिव मतलब अपने हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको काम करने से रोकेगा, उसको उसके एक्शंस को प्रिवेंट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो इम्यून रिएक्शन जो एंटीबॉडीज देती हैं वो उसको चेक करेगा और उसको प्रिवेंट करेगा, जिससे हमारी जो बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे एलर्जी वगैरह है जिसमें इम्यून सेल्स बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होती हैं, उसको उसको रोकने में काम करेगा, उसके यूज में काम आएगा। और कॉर्टिसोल्स हमारे, इसका इसका एक और हमें क्या देखने को मिलेगा, जब हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांटेशन होगा, जब कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स, तब हमें ये कॉर्टिसोल का यूज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव है। ये हमारी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी और कोलेजन फाइबर्स है उनको एक्ट करने से रोकेगा, जिसे हमें एलर्जी में इसको यूज कर सकते हैं, और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स में भी हमारे कॉर्टिसोल का यूज होता है। जो कॉर्टिसोल है, इसका एक और यूज हमें देखने को मिलता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में। कॉर्टिसोल का एक और यूज हमें कहाँ देखने को मिलता है, वेसिकुलर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में ये हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो किडनी के फंक्शंस हैं, किडनी फंक्शंस, इसमें भी हमारा कॉर्टिसोल अपना इफेक्ट दिखा रहा होता है, किडनी फंक्शंस में भी इफेक्ट दिखा रहा होता है, इसलिए इसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। ये आरबीसी के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है, आरबीसी प्रोडक्शन को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। आरबीसी इन प्रोडक्शन की एक और लैंग्वेज होती है जिसे हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस, इसको भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस कॉर्टिसोल्स के होते हैं। कॉर्टिसोल्स अब हमें एक बार स्टार्टिंग से बताएं तो क्या क्या होता है इसका यूज। कॉर्टिसोल एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, इम्यूनो सप्रेसिव होता है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी के फंक्शंस में इफेक्ट करता है, ये आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और ये हमारी हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उस पर भी अपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है। थर्ड हार्मोन जो हमें बात करनी है वो है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, हमारी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड जो सेक्स हार्मोन्स निकालती है, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से, कॉर्टेक्स पार्ट की कौन सी लेयर, रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस, उससे हमारे सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं जिसे हम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी बोल सकते हैं। इनको हम एक और वर्ड क्या दे सकते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स,
सेक्स कॉर्टिकॉइड या गुनैडोकॉर्टिकॉइड्स, गुनैडोकॉर्टिकॉइड्स, ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, गुनैडोकॉर्टिकॉइड्स या सेक्स हार्मोन्स को बनाने में भी हेल्प करता है। तो हम बात करेंगे कि सेक्स हार्मोन्स की क्या क्या फंक्शन हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप सबको पता होना चाहिए कि जो सेक्स हार्मोन्स एड्रीनल ग्लैंड से सीक्रेट किए जाते हैं उसे हम गुनैडोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। और ये जो गुनैडोकॉर्टिकॉइड्स से जो सेक्स हार्मोन्स बनते हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बनते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो मेल, अब इसमें दो पार्ट आते हैं, पहला पार्ट आएगा कि जो मेल में इफेक्ट करेगा, दूसरा पार्ट आएगा जो फीमेल में इफेक्ट होगा। तो मेल में क्या इफेक्ट है, इसका इफेक्ट किस में देखने को मिलेगा, एक तो हमें मेल में देखने को मिलेगा, दूसरा हमें फीमेल में देखने को मिलेगा। तो मेल में जो सेक्स हार्मोन बनते हैं उसे हम बोलते हैं एंड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं हम, एंड्रोजन। और फीमेल में जो सेक्स हार्मोन्स बनते हैं उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजेंस। जो मेल में एंड्रोजन बनते हैं और फीमेल में जो एस्ट्रोजेंस बनते हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बोथ हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय मेन एंड वुमेन बोथ, कि हमारी मेल की बॉडी में भी एंड्रोजन और एस्ट्रोजन बनेंगे, फीमेल की बॉडी में भी एंड्रोजन और एस्ट्रोजन बनेंगे। लेकिन जो ये सेक्स हार्मोन्स जो एड्रीनल ग्लैंड निकालेगी वो अगर हमारी मेल बॉडी है तो उसमें एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को रोक देगी, मतलब अपोजिट सेक्स के जो हार्मोन्स बन रहे हैं उसको रोक देगी। जैसे अगर हमारे मेल बॉडी है तो उसमें एंड्रोजन को तो बनने देगी क्योंकि एंड्रोजन तो मेल हार्मोन है, लेकिन एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है जिसकी हमारी मेल बॉडी में कोई जरूरत नहीं है, इसलिए एस्ट्रोजन को मेल में नहीं बनने देगी। जबकि अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें तो फीमेल में एस्ट्रोजन तो बनना ही चाहिए, तो एस्ट्रोजन फीमेल में तो बनेगा लेकिन एंड्रोजन नहीं बनेगा फीमेल में। तो ये अपोजिट सेक्स के जो हार्मोन्स है उनको इनएक्टिव कर देती है, इसलिए बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट्स में रिलीज किए जाते हैं। और ये हार्मोन मसल को स्टिमुलेट करते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को स्टिमुलेट करते हैं। और किसको किसको स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट मसल्स, मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जब आप सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ेंगे तब आप उसमें सेक्स हार्मोन्स के बारे में, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तब एक्सटर्नल जेनिटेलिया को, मसल्स को और सेक्सुअल बिहेवियर को ये हार्मोन रेगुलेट करते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर को ये हार्मोन रेगुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और मेल जो हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड निकालती है उसमें एक और एंड्रोजन के साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन आता है जिसका नाम है डिहाइड्रोपायनडेस्ट्रॉन, डिहाइड्रोपायनडेस्ट्रॉन, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप देख सकते हैं, पायनडेस्ट्रॉन, RONE, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है DHEA। ये आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा। तो ये जो DHEA हार्मोन है ये भी मेल हार्मोन होता है और ये एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। जो फीमेल में सेक्स हार्मोन्स के, एस्ट्रोजन के अलावा और कौन कौन से एक हार्मोन बनता है, प्रोजेस्टेरॉन बनता है, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन बनता है और एस्ट्रोजन बनते हैं। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल की बॉडी में बनते हैं और ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में बनाए जाते हैं। ये प्रॉपर पूरा एड्रीनल कॉर्टेक्स का वाला पार्ट हो गया। अब अगले लेक्चर्स में इतने लेक्चर्स के लिए इतना ही। अगले लेक्चर्स में मैं आपको एड्रीनल मेडुला वाला जो पार्ट है, एड्रीनल मेडुला कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लस पेनक्रियास पढ़ा दूंगी। पेनक्रियास जो हमारी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो कल हम एड्रीनल मेडुला और पेनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर्स में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। और इस लेक्चर्स के लिए इतना ही। थैंक यू, thank you for attending the lecture. That's it. Let's continue in the next lecture. Thank you very much.